नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल घोस्ट स्टोरी हिंदी में स्वागत करता हूं। तो हमारी आज की पहली कहानी हमें अजीत जी ने भेजी है। तो आगे की कहानी में आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अजीत है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 साल की थी। मेरी मम्मी का देहांत हो चुका था। मैं और मेरे पापा घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। मेरे पापा की नौकरी की वजह से हमें बार बार कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होता था और मम्मी के ऊपर चले जाने के कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा का किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया था। हम लोग एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर एक घर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अभी तक मेरी मम्मी का सदमा पूरी तरह से भुला नहीं पाया था। कुछ ही हफ्ते हुए होंगे हमें वहाँ शिफ्ट होकर कि अब मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लगा था। लेकिन अच्छे के साथ साथ मुझे कई चीज़ें वहाँ पे बहुत अजीब लगती थी। कभी वो डरावनी लगती थी तो कभी ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ चाहती हैं। लेकिन मैं हमेशा से सोचकर टाल देता था कि ये सब मेरा वहम है। और मेरा अभी कुछ ही दिनों में बर्थडे आने वाला था, तो मेरे पापा मेरे बर्थडे के लिए थोड़ा सा ओवर टाइम किया करते थे ताकि कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाएं, तो मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जिस रात मैं 11 साल का होने वाला था, तो उसी रात पापा ने कहा कि मैं आज ऑफिस से लेट आऊँगा। और मुझे पता था कि पापा अगर लेट आएंगे 12 बजे तक तो ज़रूर मेरी बर्थडे का केक भी साथ लाएंगे। पापा ने भी कुछ ऐसा ही टाइम बताया था कि मुझे आने में 12 से 12:30 बज जाएंगे। मैं अपने कमरे में चुपचाप टीवी देख रहा था। हमारा घर तो छोटा ही था, लेकिन बहुत अच्छा था। घर में लकड़ी की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। अक्सर ही उनमें से चेयर में से आवाज़ आने लगती थी। वो लकड़ी का घर भी नया नया तो नहीं था, लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है वो रात के 10 बजे थे। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे को एकदम से बंद कर दिया है। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और सोचा कि हो सकता है मेरे पापा आ गए होंगे। मैं भागते हुए मेन डोर के पास गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा एक बार खोला और बाहर आसपास देखने लगा, लेकिन मेरे पापा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, और फिर से आके मैं अपने कमरे में वापस से टीवी देखने लगा। अब मैं टीवी देख ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे बाजू में कोई बहुत बड़ी सी परछाई खड़ी हुई है। मैंने जैसे ही मुंडी घुमाया, वो एक झटके में भागते हुए किचन में चली गई। यानी ऐसा लगा ही नहीं कि सचमुच वहाँ कोई था। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा वहम है। मैं चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और जाकर किचन की दीवार से चिपक गया। मैं किचन के दीवार से ऐसा चिपका था कि किचन के सामने देख रहा था, यानी कि किचन के फ्रंट डोर के सामने नहीं था। मैं किचन की दीवार से चिपक कर धीरे से जैसे ही मुंडी घुमा के अंदर देखने लगा, तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक परछाई है और उसकी शक्ल अजीब डरावनी सी दिख रही है और उसकी दुम भी है। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसा कोई इंसान है जिसकी इतनी लंबी पूंछ हो सकती है। मैं फिर भी चुपचाप से उसी दीवार से चिपका हुआ खड़ा रहा। उस समय मेरे पास एरोजेंट थी। आखिरकार कितना भी करो तो मैं बच्चा ही था। मैंने वो एरोजेंट उठाई और सोचा कि जो कोई भी होगा उसे एरोजेंट से ही मारूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो एक ऐसी चीज़ थी कि असली बंदूक से भी ना मरे। देखते ही देखते इतने में वो परछाई किचन से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी और एकदम से ऐसा लग रहा था कि हवा में एकदम घुल मिल गई हो। तो परछाई के गायब होते ही हमारे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं तुरंत दरवाजे के पास जब भाग कर गया तो
देखा कि मेरे पापा ही थे। मैं पापा को देखकर बहुत खुश हो गया और मानो पापा को देखते ही मैं सारी चीज़ें भूल गया था। मैंने पापा से कहा कि आज तो आप लेट आने वाले थे, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि जब पापा घर के अंदर आए तब घड़ी में 11:40 हो रहा था। तो पापा ने कहा कि हाँ, काम जल्दी हो गया था तो मैं जल्दी घर आ गया, और मेरे बच्चे का बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना था। नई जगह थी तो मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए थे, बस मैं और पापा ही थे। और वैसे भी सच कहूँ तो मम्मी के जाने के बाद मुझे दोस्ती और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे लिए जो कुछ थे मेरे पापा थे। रात के ठीक 12 बजते ही पापा ने केक पर कैंडल लगाकर मेरे सामने लाए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हैप्पी बर्थडे। इसके बाद मैंने केक काटा, फिर हमने डिनर किया। पापा को ऑफिस से थोड़ा काम मिला हुआ था तो पापा ने मुझसे कहा, तुम जाकर के सो जाओ, मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। पापा की एक आदत थी, अक्सर वो रात के समय ही हॉल में टेबल पर बैठकर अपना काम किया करते थे, और हमेशा ही ऐसा होता था कि वो टेबल पर काम करते करते सो जाया करते थे। सुबह उनकी आंख तब खुलती थी जब ऑफिस का टाइम हो जाता था। इसलिए पापा जब भी काम करने बैठते थे तो हमेशा अपने साथ अलार्म लेकर बैठते थे कि कहीं अगर मैं सो गया तो सुबह में मेरी आंख नहीं खुली तो ऐसा ना हो। मुझे अच्छे से याद है कि पापा तो हॉल में ही थे, लेकिन मेरे बेडरूम में कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे बेड के चारों ओर कोई चक्कर काट रहा हो और गोल 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 घूम रहा हो। यानी कि मेरे बेड का एक हिस्सा तो दीवार से लगा हुआ था। जो भी वो था या जो भी वो आत्मा थी, वो पूरा मेरे पैर के पास से मेरे सर तक आती और फिर सर से पैर के पास तक जाती। मैं किसी के कदमों की आहट साफ साफ महसूस कर पा रहा था। हाँ, लेकिन मेरे मुंह पर तो चादर थी। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और अपनी चादर को नीचे खींचने लगा और सिर्फ आंखों के नीचे तक ही चादर को लाकर रोक दिया। उसके बाद बिना मुंडी हिलाए मैं अपनी आंखों को घुमाकर आजू बाजू देखने लगा, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखा। और लेटे लेटे पापा को आवाज़ लगाई। मेरी एक ही आवाज़ पे पापा दौड़े चले आए। फिर मैंने पापा को सारी बात बताई। पापा ने कहा, ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हारे बाजू में यहीं पे सो जाता हूँ। पापा मेरे बाजू में सो गए। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो 5 मिनट में ही सो गया था, और शायद पापा अपने काम करने के लिए वापस चले गए। मुझे सोकर कुछ 1-1.5 घंटे हुए होंगे कि मैंने फिर से किसी की आवाज़ महसूस की, और उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी ज़्यादा भारी थी, जिसकी वजह से मेरी आंखें फिर से खुल गई। मैं उठकर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ फिर से मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। इस बार तो मुझे पापा भी हॉल में नहीं दिखाई दे रहे थे। उनका टेबल और कुर्सी तो वहीं पर था, लेकिन पापा वहाँ पर नहीं थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। इस बार फिर से मैंने अपने बेड से पापा को आवाज़ लगाई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन पापा का कोई जवाब नहीं आया। बात कुछ ऐसी थी कि हमारे घर का जो टॉयलेट बाथरूम था वो घर के बाहर था, लेकिन घर के करीब ही था। पापा उस वक्त टॉयलेट गए हुए थे, और जब मैं आवाज़ लगा रहा था पापा की आवाज़ नहीं आई। तब हवा में ही एक हंसने की आवाज़ शुरू हो गई, और फिर ऐसा लग रहा था कि शैतान और किसी अच्छे इंसान की आवाज़ को मिलाकर कोई मुझसे ये कह रहा हो कि कोई पापा नहीं, मैं हूँ। और ये कहते कहते उसकी आवाज़ एकदम से बदलने लगी, और ऐसे ज़बरदस्ती बदल गई थी कि मानो अब लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डरावना सा शैतान मेरे सामने खड़ा हो। मैं तुरंत ही बेड से उतरकर भागा,
जैसे जैसे मैं भाग रहा था वैसे वैसे मैं उसके कदमों की आवाज़ भी सुन रहा था, क्योंकि अब ठीक मेरे पीछे ही वो पूरी ताकत से भाग रहा था। भागते भागते मेन डोर खोलकर मैं बाहर भाग गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने सामने ही पापा को दरवाजे पर देखा। पापा ने कहा, क्या बात है, नींद से उठकर कहाँ भाग रहा है? मैंने पापा को फिर से सारी बात बताई, लेकिन पापा उस वक्त मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही थी जो कि मैं देख पा रहा था और महसूस कर पा रहा था। सिर्फ 2 दिन बचे थे मेरे स्कूल को खुलने के लिए और आखिरकार वो 2 दिन जैसे तैसे ख़त्म ही हो गए थे, क्योंकि वो 2 दिन तो मैंने पापा को रात में बिल्कुल काम करने ही नहीं दिया। दिन में तो पहले मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब मेरा पहला दिन था स्कूल का तब मैं सुबह 6 बजे उठा। पापा की ऑफिस का टाइम 9 बजे का था। मैंने सोचा कि पापा को उठाना सही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी पूरा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं। आसमान पर हल्का हल्का उजाला हो रहा था। मैं नींद से उठा और घर पर तो अंधेरा ही था। लाइट्स चालू की और किचन में चला गया कि मैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ। मैंने चुपचाप एक गिलास दूध निकाला और फ्रेश होकर टेबल पर जैसे ही बैठा दूध पीने तो वो दूध का गिलास एकदम से गायब हो गया था। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे गिलास नहीं दिखाई दिया। मैं तुरंत उठकर पापा के पास गया और पापा को नींद से जगाया। मैंने पापा से कहा, क्या आपने दूध का गिलास देखा? पापा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा बेटा, तुम नींद में होगे इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। पापा का ये जवाब सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने दूध निकाला था और सबूत के लिए मेरे हाथ से थोड़ा सा दूध किचन स्टैंड पर गिर गया था। मैं भागते हुए किचन स्टैंड पर गया तो वहाँ पर दूध सचमुच गिरा हुआ था। सिर्फ मेरे दूध का गिलास ही नहीं था। मैंने फिर पापा से कहा कि पापा, दूध तो ख़त्म हो गया है, अब मैं नाश्ते में क्या करूं? पापा ने फिर कहा कि तुम जाकर तैयार हो, मैं कुछ ना कुछ नाश्ता लेकर आता हूं। जैसे ही पापा उठकर बाहर गए तो पापा ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई, अजीत। मैंने तुरंत पापा से कहा, जी पापा। पापा ने मुझसे कहा कि सामने ही तो पड़ा हुआ है ग्लास, तुझे तेरा ग्लास दिखा नहीं? और इस वक्त सचमुच वही दूध का ग्लास डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ था। देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर पापा ने कहा कि चलो दूध पी लो और स्कूल चले जाओ। फिर मैं उसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर दूध पीने लगा और रेडी हो गया। उसके बाद मैं स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल से आया तो मुझे पता था कि पापा तो घर पर होंगे नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। तो मैंने अपने साथ पहले ही दिन जो मेरा दोस्त बना हुआ था, मैं उसे भी अपने साथ में घर लेकर गया और उससे कहा कि हम थोड़ी देर तक वहाँ खेलेंगे, फिर तू शाम को चले जाना। शाम तक मेरे पापा भी आ जाएंगे। वो लड़का भी इस बात पर मान गया। वो लड़के को ये बात बोलकर मैं घर लाया, लेकिन पता नहीं उसने घर में ऐसा क्या देखा कि वो मुश्किल से 20 मिनट ही नहीं रुका और मुझे बहुत आश्चर्य से देखकर कहने लगा कि तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? ये इंसानों के रहने की लायक जगह नहीं है। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और तुरंत मेरे घर से भाग गया। मैं शाम को बेसब्री से अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था। मैंने पापा को सारी बात बताई। शायद पहली बार मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ वो मेरे पापा भी देख सकें, वरना इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। रात में जब मैंने और मेरे पापा ने खाना खाया कि पापा के आ जाने के बाद उसके बाद हम दोनों एक ही बेड पर सोए। पापा वो दिन काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं काम नहीं करूँगा, मैं भी सो जाऊँगा। पापा मेरे बाजू में आकर लेट गए और उस रात पापा ने भी वो सब आवाज़ें सुनी।
पापा नींद से उठकर बैठ गए और मुझे उठाकर कहने लगे कि अनुराग, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मैंने पापा से कहा, पापा यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। मैं और मेरे पापा उस समय बेड पर बैठ गए थे कि पापा ने कहा, तू डर मत, रुक, मैं कुछ देखता हूँ। फिर पापा ने लाइट्स चालू की और उसके बाद घर को बहुत अच्छे से देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। जब पापा मेरे कमरे में आए तो कमरे की सामने वाली दीवार पर, यानी कि जिस दीवार पर टीवी लगा हुआ था, उस दीवार पर वो परछाई दिख रही थी। और परछाई जैसे ही हमें दिखाई दी, वैसे ही कमरे में जो लाइट लगी हुई थी वो फूटकर एकदम से चकनाचूर हो गई। मैं और पापा डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा एकदम से बड़ी आवाज़ के साथ बंद हो गया। उसके बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जैसे तैसे ताकत लगाकर दरवाज़ा तो खोल दिया था हम लोगों ने, और उसके बाद घर में छुपने की जगह ढूंढने लगे। फिर मैं और पापा चुपचाप हमारे घर की खिड़कियों में जो पर्दे लगे हुए थे उनके पीछे जाकर छुप गए और वहीं पर तकरीबन 10-15 मिनट तक खड़े रहे। वो आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था कि वो जो भी परछाई थी वो बेडरूम में ही थी, बाहर ही नहीं आ रही थी। ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि इससे पहले तो मैंने उसे हॉल में भी देखा था और किचन में भी देखा था। देखते ही देखते अब उसकी आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होने लगी। उस पर्दे के पास से खिसकते हुए धीरे धीरे हम लोग हॉल के मेन डोर तक पहुंच गए। पापा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं और पापा दोनों ही बाहर निकलकर भागते हुए पापा के दोस्त के घर पर चले गए। उस रात तो हम वहीं पर रुके। अगली सुबह पापा अपने दोस्त को भी साथ में लेकर आए और आकर वहाँ से सारा सामान बटोरा। जब आसपास के घर में पूछताछ की तो पता चला कि इस घर में जो भी आता है उसके साथ ये सब दिक्कतें होती हैं। बल्कि लोगों ने तो यह भी कहा कि इस घर में शायद किसी न किसी की आत्मा रहती है, क्योंकि खाली घर वालों को ही नहीं बल्कि रात के समय जो भी इस घर के सामने से भी गुजरता है तो वो उसे भी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो किसी परछाई को देखने का दावा भी किया है। पापा ने कहा, तो फिर ये घर बंद क्यों नहीं कर देते? जिस पर आसपास के लोगों ने कहा कि कई बार हमने गवर्नमेंट को भी जाकर यही बात कही है, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर ये सब कहा कि यह घर हॉन्टेड है और इधर आप लोग प्लीज़ किसी को मत भेजा करो वरना उसकी जान को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वो लोग समझते ही नहीं हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने भी कहना बंद कर दिया था। अजीत बताते हैं कि इसके बाद वो और उनके पापा दोनों ही जन उनके दोस्त के घर पर ही रुकने लगे थे। तब तक वहीं थे जब तक उनके पापा का किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो गया। यानी तकरीबन 1.5 से 2 साल वो लोग अजीत के पापा के दोस्त के घर पे ही रहे और उसके बाद की ज़िंदगी में कभी ऐसा ना उन्होंने देखा और ना ही कभी ऐसा महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी जो कि हमें अजीत जी ने भेजी थी। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। हमारी आज की दूसरी कहानी हमें सूफिया जी ने भेजी है। तो चलिए आगे की कहानी में आप लोगों को इन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। ये हादसा जो आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरी मम्मी के साथ हुआ था। ये बात काफ़ी पुरानी है, यानी कि तब की है जब मेरी मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। वो कॉलेज में पढ़ा करती थी और उस ज़माने में लड़कियों की पढ़ाई कॉमन नहीं हुआ करती थी, यानी कि बहुत कम यूनिवर्सिटी या कॉलेज थे
जहाँ पे लड़कियों को एडमिशन मिल जाया करता था, और वैसा ही कॉलेज पास ही के एक शहर में था। तो मेरी अम्मी वहाँ पर पढ़ाई करती थी। मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी का एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दिया था, और वहाँ पर रहने के लिए उनका बंदोबस्त हॉस्टल में कर दिया गया था। मेरी अम्मी के तब पेपर चल रहे थे। उनका जिस दिन आखिरी पेपर था, तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना आज मैं किसी को बिना बुलाए ही खुद ही अपनी अम्मी के पास चली जाती हूँ। उन्होंने ये पहले से ही सोच रखा था, इसीलिए पेपर देकर वो सीधा वहीं हॉस्टल गई और अपना सामान पैक किया और जल्दी जल्दी बस अड्डे पर पहुँच गई। बस लगभग 4 से 5 घंटे लगाती थी। वैसे तो अम्मी को जब भी कॉलेज से अपने घर आना जाना होता था, तो वो नाना जी से कहती थी। नाना जी उन्हें लेने के लिए उनके कॉलेज या हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वालों को ही मैं सरप्राइज़ देती हूँ। जल्दी से अब घर पहुंच जाऊंगी, घर वाले भी मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। और वैसे भी आखिरी पेपर था, उसके बाद तो 10-15 दिन की छुट्टी भी थी। फिर अम्मी जान अपना सारा हॉस्टल से सामान लेकर जब बस अड्डे पर पहुंची, तो उनको पता चला कि उनकी जो बस है, यानी उनके शहर जाने वाली जो बस है, उसे आने में 1.5 से 2 घंटे लगेगा। बस वहाँ पर मौजूद नहीं थी और अम्मी वहीं पर बैठ के इंतज़ार करने लगी। और जब बस आई तो बस में चढ़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान का नसीब खराब होता है। अम्मी जान बस में तो बैठ गई थी। तकरीबन 1 घंटा बस चलने के बाद वो बस एकदम से ख़राब हो गई। बस ख़राब हुई तो उसे रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। अम्मी ये भी सोचकर खुश थी कि जहाँ पर मेरा स्टॉप है वहाँ से कुछ 4 से 5 मिनट का रास्ता है, और वो रास्ते में भी चहल पहल होती है, तो ऐसा कुछ डर की बात नहीं है। इसलिए वो उसी बस में बैठी रही, ये सोचकर कि बस ठीक होगी तो इसी बस से आगे बढ़ूंगी। लेकिन बस को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। अब बस को ठीक होते होते ही शाम होने को आई थी, और फिर जब बस चलना शुरू हुई तब वहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पर मेरी अम्मी का गांव था। तो अम्मी ने उस कंडक्टर से कहा कि जब भी मेरा स्टॉप आ जाए तो मुझे उठा देना, मैं उतर जाऊंगी। कंडक्टर ने भी हामी भर दी थी। अब कुछ समय के बाद, यानी कि तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, कंडक्टर ने मेरी अम्मी से कहा कि आपका स्टॉप आ गया है। अम्मी अपना सारा सामान लेकर हड़बड़ाते हुए नीचे उतर गई और बस भी वहाँ से आगे रवाना हो गई। लेकिन अम्मी ने जब अपने आसपास मुंडी घुमाया तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। उस खेतों में ना तो कोई एक इंसान था और ना ही कोई जानवर था। यही नहीं बल्कि चारों तरफ गहरा अंधेरा भी था। अब अम्मी परेशान हो गई थी कि ये मैं कहाँ उतर गई, ये मेरा स्टॉप था ही नहीं। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो बस वाला भी काफ़ी आगे निकल चुका था और इतनी रात में तो कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिलनी थी। ये थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। देखते ही देखते अम्मी वहाँ खड़े खड़े इंतज़ार करने लगी, और फिर कुछ ही समय के बाद सामने से एक ट्रक गुजरा। मेरी मम्मी ने उस ट्रक वाले को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी। ट्रक पास में तो नहीं रुका, लेकिन थोड़ा आगे जाकर रुका। फिर वो रिवर्स आया और उसके बाद उसमें से एक हेल्पर और एक ड्राइवर नीचे उतरा और कहने लगा कि बताइए क्या मदद चाहिए आपको, कहाँ जाना है आपको, हम लोग आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। वैसे वो लोग तो अच्छे ही थे, लेकिन मेरी अम्मी को उन पर इतना भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप लोग चले जाइए। लेकिन वो लोगों ने दूसरी बार फिर से मेरी अम्मी से पूछा कि अरे डरिए मत, आप बताइए, हम लोग आप लोगों को वहाँ तक छोड़ देंगे,
अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक मेरी अम्मी ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मेरी अम्मी ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखी तो उनके और ड्राइवर के बीच में एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत की शक्ल मेरी अम्मी नहीं देख पा रही थी क्योंकि अम्मी की तरफ उसकी पीठ थी और वो दोनों को चिल्ला रही थी। यानी कि वो उनसे ये कह रही थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए। लेकिन पता नहीं, ऐसा कहते ही वो ड्राइवर और हेल्पर ऐसा भागे कि जिसकी इम्तिहान ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सच में किसी भूत को देख लिया हो। मेरी अम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ड्राइवर और उसका हेल्पर इतनी तेज़ यहाँ से क्यों भाग गए। लेकिन उस वक्त वो चुप ही बैठी रही। इसके बाद धीमे से वो औरत अम्मी की तरफ मुड़ी और अम्मी से जब वो कुछ कहती उससे पहले ही अम्मी ने उस औरत को गौर से देखने की कोशिश की। लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण मेरी अम्मी उसे देख नहीं पा रही थी। वैसे भी उसने घूंघट ओढ़ रखा था जो कि उसके ओठों तक था। बचा खुचा जो चेहरा था बस वही दिख रहा था। उसके ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ थी और सफ़ेद बाल थे। उसका चेहरा साफ साफ तो नहीं दिख रहा था लेकिन चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा था। अम्मी को देखकर उस वक्त अजीब ही लगा कि कैसी अजीब दिखने वाली औरत है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वो औरत एक ज़ोर से डरावनी आवाज़ में चिल्लाकर अम्मी से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कौन हो। ये सुनते ही अम्मी डर के मारे रोने लगी और कांपने लगी। एक तो उन्हें वैसे भी डर लग रहा था कि घर नहीं पहुंची और दूसरा ये सुनसान इलाके में आसपास कोई इंसान भी नहीं था। फिर अम्मी ने उसको सारी बात बताई, यानी कि जो उसके साथ हुआ। अम्मी ने सारी बात उन्हें साफ साफ बता दी, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत नरम से अंदाज में अम्मी जान को कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब रात के समय यहाँ से तुम्हें कोई भी बस नहीं मिलेगी और इस वक्त रात में तुम्हें अकेले छोड़ना ये भी सही नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, रात मेरे साथ गुजार लो, सुबह होते ही वहाँ से तुम निकल जाना। अम्मी को भी ये बात थोड़ी बहुत ठीक लगी, इसलिए अम्मी ने उस बूढ़ी औरत के पीछे चलना ठीक समझा। और तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद मेरी अम्मी को एक दूर घर दिखाई दिया। वो घर थोड़ा अजीब सा था और जब अम्मी घर के एकदम नज़दीक पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि घर काफ़ी पुराना सा था और एकदम वीरान पड़ा हुआ था। हो सकता है कि काफ़ी समय से वहाँ कोई नहीं रहता होगा। और मेरी अम्मी को एक अजीब सी मनहूसियत भी महसूस हो रही थी। उस घर में जाने के बाद अम्मी ने मन में सोचा कि अगर इस घर में मैं नहीं रुकी तो आज रात भर मैं कहाँ रुकूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान या कोई घर भी नहीं दिख रहा है। इसलिए मजबूर होकर वो उसी घर में रात में रुकने का फैसला ले चुकी थी। वो घर में 2 छोटे छोटे से कमरे थे और घर के बाहर अच्छा बड़ा आंगन था। उस आंगन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। जब वो बूढ़ी औरत अम्मी को एक दूसरे कमरे में लेकर गई तब वहाँ पर उस कमरे में छोटा सा कोने में दिया जल रहा था। वैसे भी उस समय लाइट वगैरह कहाँ होती थी, लोग दिए से ही घर में उजाला किया करते थे। मेरी अम्मी जब उस कमरे में गई और अपनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि सिर्फ एक छोटा सा दिया और उसके बाजू में एक पलंग रखा हुआ था जो कि काफ़ी सालों से पुराना लग रहा था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, एक काम करो, तुम इस पलंग पर बैठ जाओ। मेरी अम्मी उस पलंग पर बैठ गई। फिर अम्मी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, आपके साथ और कोई इस घर में नहीं रहता? तो उसने कहा कि इस घर में मेरे सिवा और कोई नहीं रहता, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं,
दोनों शहर में काम करते हैं और उनकी बीवियां भी उन्हीं के साथ रुकती हैं। मेरी कुछ खास जमती नहीं है, जिस वजह से वो लोग अलग रहते हैं और मैं अलग रहती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और कुछ ही देर में उसने अम्मी के लिए कुछ लेकर आई, लेकिन क्या लेकर आई वो पता नहीं। हाथ में मिट्टी का प्याला था और उसमें क्या भरा था वो मेरे को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने वो प्याला मेरी अम्मी के हाथ में दे दिया और हाथ में देकर कहने लगी, इसे पी जाओ। हालांकि अम्मी का मन तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस वक्त वो बहुत परेशान थी। अम्मी ने जब प्याले को देखा तो सफ़ेद रंग का कुछ दिख रहा था, शायद दूध था। अम्मी पीने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार उसने फिर से अम्मी से कहा कि पी जाओ इसे। अम्मी को भी ऐसा लगा कि पी जाना ही चाहिए, क्योंकि किसी ने इतनी मदद की है और उसको मना करना ठीक नहीं है। जैसे ही अम्मी ने वो प्यालों को अपने ओठों से लगाया तो उसने कहा कि इसे पी जाओ, इसे पीने के बाद तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी डरावनी खौफनाक लग रही थी और उसकी आवाज़ कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन उसके शब्द कुछ और ही कह रहे थे। अम्मी ने वैसे तो वो प्याला पूरा खाली कर दिया था और वो प्याला पीते ही अम्मी को बहुत ज़ोरों से नींद आने लगी और ऐसा लग रहा था कि उनका सर भी चकरा रहा हो। यानी कि वो पीने के 10 से 15 सेकंड के अंदर ही वो खाट पर सो गई। वैसे भी जहाँ तक कि अम्मी को याद था, वो आखिरी अल्फाज उस औरत ने कहे थे कि आराम से सो जाओ। अम्मी ज़्यादा थकी हुई भी थी, इसलिए शायद उन्हें नींद आ गई। जब अम्मी की आँख खुली तब उन्होंने देखा कि घर में सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल रहा है। उनके सो जाने के बाद घर में क्या हुआ या उनके साथ क्या हुआ, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब अम्मी सुबह उठी तो उन्होंने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई दी। अम्मी को लगा कि शायद पास वाले बगल के कमरे में होंगी। अम्मी ने वहाँ पर जाकर भी देखा, लेकिन वो औरत वहाँ पे भी नहीं थी। फिर अम्मी ने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला, आसपास आंगन में देखना शुरू किया, लेकिन उस औरत का दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं था। एक अजीब बात तो ये थी कि रात के समय तो वो घर पुराना ही लग रहा था, वीरान सा भी लग रहा था, लेकिन सुबह की रोशनी में तो वो घर ऐसा लग रहा था कि मानो कई 100 साल पुराना ये खंडहर हो। पास वाले कमरे में भी जब जाकर देखा तो वहाँ पर भी कोई सामान ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दिया। वो घर की दीवारें भी एकदम टूट फूट सी गई थी, बिखर सी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस हल्के धक्के से पूरा घर गिर जाएगा। और अम्मी तब थोड़ा बहुत डर भी गई थी, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया और घर से बाहर निकल गई। फिर 1 से 2 बार उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। जब वो उस घर के आंगन से बाहर निकली तो अम्मी ने तब देखा कि वहाँ पर खेतों में किसान आ चुके हैं, यानी कि सुबह का सूरज भी आसमान चढ़ चुका है और सारे ही खेतों में किसान भी थे। चहल पहल भी हो गई थी। लेकिन जब किसानों की नज़र अम्मी पर पड़ी कि अम्मी उस घर से वापस निकल रही हैं, तो वो सारे किसानों की आंखों में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वो सब ही अम्मी को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे और अम्मी को इतना डरावनी निगाहों से देख रहे थे कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हों। अम्मी ये सब देखकर सोच में पड़ गई कि आखिर ये लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं। और अम्मी जिस किसी के नज़दीक जाना चाहती थी, वो अम्मी को देखते ही दूर भाग जाता था। देखते ही देखते
अम्मी की नज़र थोड़ी दूर एक चारपाई पर पड़ी। उसके ऊपर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जिनके सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। उन्हें देखकर शायद अम्मी में कोई हिम्मत आ गई हो। उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस बुजुर्ग आदमी से ही जाकर बात कर ली जाए, और अम्मी उनके पास जाकर बैठ गई और उनको पहले तो बहुत अच्छे से सलाम किया। लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी ने नज़रें उठाकर देखा तो मेरी अम्मी को देखा। उनको भी थोड़ा सा डर लगा कि ये कहीं चुड़ैल तो नहीं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये एक सीधी सादी लड़की है। इसलिए वो मेरे इतना नज़दीक आकर मुझसे बहुत अदब से इज्जत से बात कर रहे थे। इसलिए उस बुजुर्ग आदमी का अगला ही सवाल अम्मी से ये था कि तुम उस घर से कैसे निकली, जिस पर अब मैंने कहा कि मैं तो पूरी रात उस घर में रुकी। इस बात पर उस बुजुर्ग आदमी को यकीन ही नहीं आ रहा था और उसके चेहरे पर अब डर साफ साफ दिखने लगा था। उसने मम्मी से कहा कि तुमको घर में लेकर कौन गया? एकदम हिचकिचाते हुए उसने कहा, जिस पर अम्मी ने उनको सारी बात बताई। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि एक काम करो बेटी, तुम यहाँ बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो घर में एक चुड़ैल रहा करती थी, बल्कि आज भी वो चुड़ैल उसी घर में रहती है और उसके घर से बाहर निकलने का समय भी सूरज डूबने के बाद होता था। हमारे पूरे इलाके में, या फिर यूँ कहिए कि हमारे पूरे गांव में उस चुड़ैल की दहशत इतनी है कि सूरज डूबने के बाद कोई भी इंसान अपने खेतों में नहीं आता, और अगर आना ही होता है तो 30 से 40 लोग मिलकर आग की मसाले लेकर खेत में आते हैं और सब एक साथ मिलकर काम करके वापस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर लौट जाते हैं। मुझे ये बात की खुशी है कि तुम रात भर उस घर में रही लेकिन वहाँ से जिंदा लौटी, और तुम भी बेटा बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना उस चुड़ैल की चपेट में जो भी आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत ही पाता है। अम्मी ने ये सारी बातें सुनी और यकीन कीजिए अम्मी रात से ज़्यादा दिन में डर गई थी। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं रात भर एक चुड़ैल के घर में थी। फिर उन्होंने भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि वो जिंदा और सही सलामत उसकी चपेट या उसके चुंगल से बचकर बाहर आ गई। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने अम्मी को वहाँ से लिया और बस अड्डे पर जाकर छोड़ दिया, जिसके बाद कुछ ही समय के बाद अम्मी अपने घर बिल्कुल ठीक सलामत पहुँच गई। अम्मी जब घर पर पहुँची तो उन्होंने अपनी अम्मी को यानी मेरी नानी को सारी बात बताई। नानी सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी कि जो भी हुआ लेकिन तू सही सलामत जिंदा बच तो गई। फिर अम्मी ने मेरी नानी से कहा कि ये सारी बात नाना जी को मत बताना, वरना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। आप लोगों को दोनों कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ।